चलिए आज की क्लास में अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे उसको देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय या कोष। ये समझ लीजिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे जो पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक ये पार्ट जरूर बनता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। तो हम लोग सबसे पहले कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या है उसको जानते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्यों बनाया जाता है उसको जानते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का लेखांकन कैसे किया जाता है फिर उसको जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखेंगे, परंतु सारी चीजों को सीखने से पहले आप एकदम रिलैक्स होकर के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आने वाले आगे के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो नए साझेदार का प्रवेश हो, चाहे साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, चाहे साझेदार की मृत्यु हो, सभी चैप्टरों में ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जो आज आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का लेखांकन कैसे किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ आप सीखेंगे सेम यही कॉन्सेप्ट आगे के भी चैप्टरों में लागू होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम एक चैप्टर नहीं 4 चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक हमारे 4 चैप्टर में सेम रहेगा तो मतलब हम कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4। तो एकदम रिलैक्स होकर के आप लोग आराम से समझिएगा, ताकि आपको आगे दोबारा पढ़ाने की जरूरत हमें ये ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या होता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका लेबर लॉ कहता है कि कोई भी कर्मचारी यदि कार्य करते समय चोटिल हो जाता है तो उस कर्मचारी का इलाज कराने में जितना भी पैसा खर्च होता है वो पूरा कंपनसेट कौन करेगा? वो व्यापारी संगठन करेगा। ये नियम है, ये लेबर लॉ है। ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा, नहीं बच सकते हैं। कार्य के दौरान यदि किसी भी स्टाफ को कोई भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति, तो उस क्षति का भरपाई करने की जो जरूरत पड़ेगी वो संगठन को पड़ती है। तो सोचिए, संस्था में कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर कर्मचारी को चोट आ जाए तो उनका इलाज कराने में जो भी पैसा खर्च होगा उस पैसे को पहले से ही व्यवस्था करके न रखा गया हो, तो अचानक से अगर किसी कर्मचारी ने क्लेम कर दिया कि मुझे चोट आई और मैंने इतना पैसा खर्च किया, तो वो पैसा आप कहां से पे करेंगे? समस्या तो आएगी। तो जब ऐसी समस्या आएगी तो फिर आप मुकर तो सकते नहीं हैं। व्यापार को संचालित करने के लिए जो पैसा रखे हुए हैं, कहीं न कहीं वही पैसा उठा करके उस व्यक्ति को देंगे, क्योंकि नियम से आप बाधित हैं, मना कर नहीं सकते हैं, पैसा आपको देना ही देना पड़ेगा। तो आप व्यापार को संचालित करने के लिए जो भी पैसे रखे हैं वही पैसा उठा करके उस कर्मचारी को दे देंगे। तो अब आप सोचिए, यदि उस कर्मचारी को संचालित किया जाने वाला पैसा आप दे देंगे तो व्यापार को आगे कैसे संचालित करेंगे? तो कहीं न कहीं व्यापार को भी संचालित करने में बाधा होगी। तो इन तमाम बाधाओं से बचने के लिए हर एक व्यावसायिक संगठन में, हर एक व्यापार में जब लाभ होता है तो लाभ का कुछ पैसा निकाल करके कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए पैसा रख लिया जाता है। मतलब उस व्यापार में लाभ से कुछ पैसा निकाल के कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कोष के नाम से रख दिया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी को चोट लगी और वो इलाज कराया और इलाज कराने में उसका जितना भी पैसा खर्च हुआ उसका जब वो क्लेम करेगा तो ये पैसा उसको दिया जाएगा। तो कितनी राशि होगी, ये एग्जैक्ट कोई फिगर कहीं बताया नहीं गया। ये अनुमानित राशि आपको अनुमान लगा करके बनाना पड़ता है, आप बना के रख लीजिए, ठीक है।
तो आप अनुमान लगा लेते हैं, चलिए 50,000 का संचय बना लेते हैं, इससे ज़्यादा शायद कर्मचारी ना मांग करें। कोई 1 लाख बना लेता है, कोई 2 लाख बना लेता है, तो जैसा जिसका अनुमान है उस हिसाब से आप बना के रख लेंगे। तो उसी अमाउंट को हम लोग कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय कहां से बनाया गया, है ना? दीजिए इसका जवाब, कहां से बनाया गया? नहीं पता? अरे अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय लाभ में से निकाल के बना लिया जाता है। जब लाभ होता है तो उसी लाभ में से कुछ पैसा निकाल के कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में रख दिया जाता है। तो फिर उत्तर तो यही हुआ कि लाभ से बनाया जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के रूप में जो भी फर्म के पास पैसा दिख रहा है वो लाभ का हिस्सा है, लाभ का भाग है, लाभ का अंश है, बोल सकते हैं। तो फिर लेखांकन की दृष्टिकोण से जब हम बात करेंगे तो जैसा लेखांकन लाभ का करते हैं, जिस प्रकार से लेखांकन आप लाभ की अवस्था में करते हैं, वैसे ही हम कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के भी केस में कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय लाभ से निकाल करके कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति देने के लिए रखी गई राशि होती है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है वो आपको पता चल गया। अब हम लोग इसके लेखांकन की बात करेंगे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का लेखांकन किया कैसे जाता है ना? तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इन दोनों ही दशाओं में लेखांकन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना? दावे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और दोनों ही दशाओं में लेखांकन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सही भी बात है। अब सोचिए, आपने ये अनुमान लगाया था कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए जो दावा करेगा वो 40,000 का कर देगा, 50,000 कर देगा, जो भी आपने माना था, बना लिया आपने संचय। आपने व्यापार 2020 में प्रारंभ किया, 2025 में जाकर के आप लोगों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे 5 साल के बाद लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो इन 5 वर्षों में जो भी फर्म को लाभ हुआ होगा उसी लाभ से कुछ पैसा निकाल करके संचय के रूप में रखा गया है। और जिस दिन पुनर्गठन हो रहा है, कहने का मतलब कि जिस दिन साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, उस दिन यदि किसी भी कर्मचारी ने दावा किया ही नहीं कि हमको चोट लगी है, हमें पैसा दीजिए, तो इसका मतलब कि आपने जो भी संचय के रूप में पैसा रखा हुआ है वो संचय का पैसा किसी भी कर्मचारी को भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इस पूरे संचय की राशि को साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा। साझेदारों के मध्य क्या कर देंगे? बांट देंगे, है ना? साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा। क्यों बांट दिया जाएगा ये भी जान लेते हैं। सोचिए, 2020 में व्यापार प्रारंभ हुआ, प्रथम वर्ष में जो भी लाभ हुआ उसी लाभ से पैसा, जो भी लाभ हुआ उसी लाभ से कुछ पैसा निकाल करके यहां संचय में रख दिया गया। द्वितीय वर्ष में जो लाभ हुआ वहां से रखा गया। कुल मिला के पीछे के 5 वर्षों के बीच में जो भी व्यापार किया गया, उन 5 वर्षों के बीच में से ही जो भी लाभ हुआ वहीं से पैसा निकाल के संचय में रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लाभ हो रहा था वो लाभ का बंटवारा साझेदारों के मध्य कर देना चाहिए। ये नियम है ना? सोचिए, अगर 2 साझेदार हैं, ए और बी, इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, और फर्म को पहले साल लाभ 1 लाख रुपया हुआ, तो ये 1 लाख का बंटवारा
ए और बी के मध्य 2:1 के अनुपात में कर देना चाहिए था। लेकिन फर्म ने क्या किया कि ये जो 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, इसी 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपया फर्म ने संचय में रख दिया। कौन से संचय में? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में। बचा लाभ केवल कितना? 60,000। और यही 60,000 ए और बी के बीच में बांट दिया गया। ए और बी के बीच में बांट दिया गया। तो ध्यान दीजिए, संचय में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में जो 40,000 रुपया ला के रखा गया है, वो प्रथम वर्ष के लाभ से निकाल के रखा गया है, वो बांटा नहीं गया। तो अब आप जरा सोचिए, अगर ये 40,000 रुपया जो दिख रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में, हम कहें कि ये पहले वर्ष का लाभ था, साझेदारों के बीच 2:1 में बांट देना चाहिए था, परंतु बांटा नहीं गया। कहां रखा गया? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में रखा गया। तो जब पुनर्गठन होगा फर्म का, और पुनर्गठन के समय किसी भी कर्मचारी ने क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया, मतलब किसी भी कर्मचारी ने मांग नहीं की कि हमको चोट लगाए पैसा दीजिए, तो ये पूरा का पूरा संचय का पैसा पास्ट से बना के रखा गया है। पास्ट का अगर बना के रखा गया तो पास्ट के लाभ का हिस्सा है, और पास्ट के लाभ को हम लोग किस अनुपात में बांट रहे थे? 2:1। तो फिर बोला जाएगा इसी अनुपात में बांट के क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। इसी अनुपात में बांट के क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के रूप में पैसा दिख रहा है, वो जब भी साझेदारों के बीच बांटा जाएगा, जब भी साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा, तो उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे होना चाहिए। और पुनर्गठन के समय इसका बंटवारा किया जाएगा, और पुनर्गठन से पीछे जाइएगा, पीछे जितने साझेदार होंगे उन्हीं लोगों के बीच में बांटा भी जाएगा। तो कह सकते हैं पुराने साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है। अगर दावा नहीं किया गया तो आप पूरा का पूरा राशि साझेदारों के मध्य में बांट दीजिए। अब आप जरा सोचिए, यदि आप ये 40,000 रुपया संचय में रखे हैं और दावा 2025 तक किसी भी कर्मचारी ने नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा राशि ए और बी के बीच में बांटा जाएगा। तो आप सोचिए, ए और बी की पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? तो आंसर होगा बढ़ेगा, क्योंकि संचय के रूप में जो भी पैसा दिखता है वो लाभ का हिस्सा होता है। और आप लोगों को बताया गया लाभ का जब भी बंटवारा होता है तो साझेदारों की पूंजी ही बढ़ती है। अब पूंजी किधर से बढ़ती है? तो पूंजी क्रेडिट साइड से बढ़ती है। पूंजी किधर से बढ़ती है? तो आंसर होगा पूंजी क्रेडिट साइड से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो आंसर होगा क्योंकि पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है। पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है, और नियम है दायित्व डेबिट से घटता है, डेबिट से घटता है और क्रेडिट से बढ़ता है। अगर क्रेडिट से ये बढ़ता है तो आप जब इस लाभ को बांटेंगे, साझेदार की पूंजी बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड से ले जाकर के साझेदार की पूंजी को बढ़ा देंगे। ठीक है। क्रेडिट हो जाएंगे साझेदार की कैपिटल। क्वेश्चन बनता है डेबिट किसको करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, लाभ का बंटवारा हो चाहे संचय का बंटवारा हो, ये दोनों तो एक ही भाई हैं। अगर दोनों एक ही भाई हैं तो नियम भी दोनों के ऊपर एक ही जैसा लागू होगा। तो सोचिए, लाभ हमेशा क्रेडिट से होता है, तो खत्म किधर से होगा? डेबिट से। तो डेबिट करना पड़ेगा बांटते समय। तो संचय को कर देंगे डेबिट और पार्टनरों की कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। कब? जब कोई भी दावा न किया गया हो तब। ठीक है। लेकिन जब बात आ जाएगी कि दावा कर दिया गया हो, जब दावा नहीं किया गया होगा तब ये करेंगे, और यदि दावा हुआ होगा तब क्या होगा? तो यदि किसी साझेदार ने दावा किया है तो दावा 3 प्रकार का होगा। जितने का आप संचय बनाए हैं दावा उतना ही हो सकता है, दावा उससे अधिक भी हो सकता है, दावा उससे कम भी हो सकता है। भाई आप तो अनुमानित लेके चले थे ना कि इतने रुपया का हम संचय बना ले रहे हैं, इतना रुपए तक का हो सकता है कर्मचारी हमसे क्लेम मांगे। तो जितना आप मान के चले थे, जरूरी थोड़ी है कि कर्मचारी उतना ही मांगे, उससे ज्यादा भी तो मांग सकता है, उससे कम भी तो मांग सकता है। तो जब कभी भी दावा किया जाएगा
तो उस अवस्था में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का लेखांकन करते समय थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा कि दावा की राशि वास्तव में संचय के बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, पहले ये नोटिस करना होगा और उसी के अनुसार लेखांकन भी करना होगा। बराबर की अवस्था में अलग लेखांकन, कम की अवस्था में अलग लेखांकन और अधिक की अवस्था में अलग लेखांकन। तो यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी कर्मचारी ने दावा नहीं किया तो दावा न होने पर ये लेखांकन कर देंगे, लेकिन दावा हुआ रहेगा तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, फिर उस परिस्थिति के अनुसार ही करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे न किया जाए। अगर कोई भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं मांगा, दावा नहीं किया, तो मतलब संचय के रूप में जो भी पैसा दिख रहा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के रूप में जो भी पैसा दिख रहा है, वो जो भी साझेदार है उन्हीं साझेदारों के मध्य बांट के खत्म कर दीजिए। किस अनुपात में? तो उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये पूरा रीजन के साथ अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाया गया, तो उसी के अनुसार आप एंट्री पास कर देंगे। देखिए, इस दशा में संपूर्ण कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की राशि को वर्तमान साझेदारों के मध्य उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है ना। जो आपको बताए वो आपका रिटर्न फॉर्म में है। जब कभी भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा ही न किया जाए तो आप क्या करेंगे, जितना भी संचय के रूप में पैसा दिख रहा है, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में आपका पैसा दिख रहा होगा, वो पूरा का पूरा पैसा वर्तमान साझेदारों के मध्य पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे, जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। लेकिन जब हम आएंगे कहाँ, प्रवेश में, कहाँ अवकाश ग्रहण में, कहाँ मृत्यु में, तो उस केस में पुराने साझेदारों के बीच में बांटेंगे। पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात, बस इतना ही चेंज होगा। वर्तमान की जगह क्या आ जाएगा, पुराने साझेदार आ जाएंगे। बाकी पूरा नियम सेम यही आपके आगे के तीनों चैप्टरों में लागू होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 1 लाख रुपए का बनाया गया है और दावा 1 भी रुपए का नहीं किया गया। सोचिए, जिस दिन फर्म का पुनर्गठन हो रहा है उस दिन फर्म के पास कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के रूप में 1 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी दावे नहीं किए गए, तो उस अवस्था में क्या एंट्री पास करेंगे, है ना। तो उस अवस्था में आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये गलती से यहाँ 40,000 हो गया है, ये आपका 1 लाख रुपया रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट 1 लाख रुपए से हो जाएगा, है ना। मतलब जो 1 लाख रुपए का संचय दिख रहा है वो संचय साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। और आपको बताया गया संचय लाभ का हिस्सा है, लाभ क्रेडिट से होता है और जब वो बांट के खत्म किया जाएगा तो खत्म डेबिट से होगा। इसलिए संचय को क्या किया गया, एंट्री पास करते समय डेबिट, और जब ये बांटा जाएगा तो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाता है और साझेदारों की पूंजी किस साइड से बढ़ती है, तो आंसर होगा क्रेडिट से। इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को कर दिया गया क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे न किए गए हों तब। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे किए गए हों। अभी आपको बताया गया था जब भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाएगा तो 3 प्रकार का होगा। दावा अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो देखिए, इस दशा में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दावा किया गया है उसकी राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम है, बराबर है या अधिक है। इन तीनों ही दशाओं में अलग अलग लेखांकन व्यवहार किया जाता है।
तो आपको कंसंट्रेट रहना है यही कि दावा अगर किया गया तो दावा बराबर किया गया कि कम किया गया या फिर अधिक। जैसा होगा सिचुएशन वैसा ही आपको एंट्री भी करना रहेगा। सबसे पहला केस हम लोग क्या देखते हैं, यदि दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम हो, क्या हो, कम हो, तो उस केस में क्या होगा। तो इस दशा में जितने तक दावा किया जाता है उतनी राशि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से रख दिया जाता है। बाकी राशि पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, जब कभी भी क्लेम किया जाए और क्लेम कम हो, जितने का संचय बना हो उससे कम क्लेम किया गया हो, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, जितने रुपए का क्लेम किया उतना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से अपना दायित्व बना देंगे, क्रेडिट करके दिखाएंगे। क्योंकि जो क्लेम कर लिया है, जितना पैसा मांगा है उतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा, वो आपका एक्चुअल में दायित्व बन चुका है, तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। बाकी जितना नहीं मांगा वो साझेदारों के बीच बांट दीजिए। और आपको अभी जब समझा रहे थे कॉन्सेप्ट तो वहां बताए थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब भी बांटा जाएगा तो हमेशा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में आप बांट दीजिएगा। ये देखिए आपका एग्जांपल है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय 1 लाख का बनाया गया है और दावा 40,000 से है, तो क्या एंट्री पास होगा। डेबिट तो हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने से बना है कर दीजिए। कोई भी केस हो, दावा किया हो, दावा ना किया हो, किया है तो अधिक, कम, बराबर, कुछ भी केस हो, एंट्री जब भी पास करेंगे हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट उतने ही अमाउंट से करेंगे जितने से संचय बनाया गया है। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जितने रुपए से प्रश्न में दिख रहा है उसको सर्वप्रथम एंट्री पास करते समय डेबिट कर दीजिए, क्योंकि ये खत्म हो रहा है और खत्म हमेशा डेबिट से ही होगा क्योंकि ये लाभ का हिस्सा है। क्रेडिट किसको यहां करेंगे, तो जितने रुपए का क्लेम किया है, 40,000 रुपए मांगा है ना, तो 40,000 रुपए आपका दायित्व बनेगा। और आपको बताया गया कि दायित्व हमेशा किधर से बनता है, क्रेडिट से। तो 40,000 रुपए से आप क्या बना देंगे, दायित्व बना देंगे। किस नाम से, देखिए यहां जो लिखवाए हैं भैया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बाकी जो 60,000 रुपया बचा वो 60,000 रुपया पार्टनरों के बीच में बांट दीजिए। जिस जिस पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा उन पार्टनरों का नाम लिख करके इस 60,000 को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दीजिए। जिसकी जो भी राशि आएगी उसने उतने रुपए से उसको क्रेडिट कर दीजिए। आपका नरेशन हो जाएगा। बीइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने भी अमाउंट के लिए क्लेम किया गया उतना अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखा दिया गया। एंड बैलेंस जो था ट्रांसफर कर दिया गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई जब कर्मचारी क्लेम किया हो परंतु संचय राशि से कम। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं कि कर्मचारी ने क्लेम किया है, कर्मचारी ने क्लेम किया है परंतु जितने रुपए का संचय था उसी के बराबर, जितने रुपए का संचय बनाया गया था उतने ही रुपए का मांग भी हो गई। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप 1 लाख रुपए का संचय बनाए हैं और कर्मचारी ने 1 लाख रुपए की मांग भी कर दिया। क्या साझेदारों के बीच बांटने के लिए कुछ पैसा बचा? नहीं। क्या पूरा का पूरा दायित्व बन गया? यस। तो आप बोलेंगे जितना भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के रूप में पैसा है वो पूरा का पूरा फर्म का दायित्व बन जाएगा, अतः साझेदारों के मध्य कुछ भी बांटा नहीं जाएगा। तो संचय की राशि पूरा डेबिट होके खत्म हो जाएगा और वो पूरी की पूरी राशि दायित्व के रूप में बन जाएगा। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे अब उसको देख लीजिए, है ना। देखिए इस दशा में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की संपूर्ण राशि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से रख दिया जाता है। वर्तमान साझेदारों के मध्य कुछ भी वितरित नहीं किया जाता है, वर्तमान साझेदारों के मध्य कुछ भी नहीं बांटा जाएगा। पूरी की पूरी राशि
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखा देंगे, क्योंकि जितने का आपने संचय बनाया था मांग पूरी राशि की हो गई है, तो साझेदारों के मध्य बांटने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल हमारा है, क्षतिपूर्ति संचय 1 लाख का है, दावा भी 1 ही लाख का है, तो कुछ बांटा तो जाएगा नहीं, एंट्री क्या पास होगा। जितने से संचय की राशि है डेबिट हो गया, और वो पूरी की पूरी राशि देखिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखा दिया गया। नरेशन हो जाएगा आपका, बीइंग द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू लायबिलिटी अकाउंट, ये लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये फर्म की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया जब दावा संचय राशि के बराबर किया गया हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अधिक दावा किया जाए तो क्या होगा। जब कभी भी प्रश्न में अधिक दावा करेगा तभी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, परीक्षा में आने की संभावना अधिक की ज्यादा होती है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट, आसान से कठिन की तरफ बनता है, और पेपर कठिन बनाना हो तो हमेशा अधिक का कॉन्सेप्ट रहेगा। इजी बनाना है तो कम और बराबर का रहता है, लेकिन पेपर जब टफ बन के आता है तो उस केस में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक दावा होता है, दावे की राशि संचय से अधिक होती है, तो अधिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो। चलिए देखते हैं, यदि दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक हो तो उस अवस्था में क्या होगा। तो इस दशा में दावे की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति से जितना अधिक होता है वह अधिक राशि फर्म के दायित्व को बढ़ा देता है, जो फर्म के लिए हानि होता है कि नहीं। आप सोचिए 1 लाख का संचय बनाए थे, मांग हो गई उससे अधिक, तो जितना रुपया अधिक मांगा वो फर्म का कहीं ना कहीं तो दायित्व बनेगा, क्योंकि फर्म को उस दायित्व के बारे में पता ही नहीं था, और अचानक से बना तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और उस हानि को कौन से खाते में दिखाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाता है, और ऐसी दशा में निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियां की जाती है। तो क्या करेंगे देखते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय जो हम बनाए थे वो 1 लाख से बनाए थे, और मांग कर लिया गया 1,80,000 रुपए का। कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे सोचिए। आपको बताए थे जितने रुपए का संचय हो एंट्री पास करते समय सर्वप्रथम आप उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो जितने का रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का बनाए थे आप, 1 लाख से डेबिट कर दिए। फिर डेबिट कौन हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 80,000 से। प्रश्न बनता है ये क्यों आ गया, कहां से आ गया, है ना। समझिएगा, आपने 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया था, लेकिन आपसे मांग हो रही है 1,80,000 रुपए का। आप मान के चले थे कि 1 लाख तक का मांग किया जा सकता है, लेकिन मांग कितनी हो गई, 1,80,000 रुपए से। अगर 1,80,000 रुपए से मांग हुआ तो कहीं ना कहीं 80,000 रुपए से ज्यादा हुआ, और 80,000 रुपए से अगर ज्यादा हुआ तो वो आपके लिए अज्ञात दायित्व के रूप में आ जाएगा, मतलब ऐसा दायित्व जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। और जब कभी भी संस्था को अज्ञात दायित्व के बारे में पता चलता है तो संस्था के लिए वो हानि के रूप में होता है। और आपको बताया गया है पुनर्गठन पर जब भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ व हानि को पुनर्मूल्यांकन खाता में दिखाया जाता है। तो यहां पर संस्था के लिए ये 80,000 रुपया हानि है, जो एक अज्ञात दायित्व के रूप में आया, और अज्ञात दायित्व के रूप में आया तो पुनर्मूल्यांकन खाता में जाएगा। हानि है इसलिए डेबिट किया गया, हानि है इसलिए ये डेबिट है। कौन से खाते में जाके, पुनर्मूल्यांकन खाते में जाकर के। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। डायरेक्शन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर दिया गया। तो शॉर्टफॉल 80,000 रुपए का हो रहा था, क्योंकि 1 लाख का तो आप रिजर्व भी बनाए हैं। रिजर्व 1 लाख का है, दावा 1,80,000 से है, तो 80,000 कम पड़ रहा था, वो आपने शॉर्टफॉल कर दिया। इसके बाद अब ध्यान दीजिए क्या करना है। जो भी लाभ या हानि होता है, आप सभी को पता है कि पुनर्गठन के समय जो भी लाभ या हानि होता है, उस लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। यहाँ तो पुराने साझेदार नहीं होंगे, यहाँ वर्तमान साझेदार होंगे, तो वर्तमान साझेदारों के मध्य उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। परंतु जब चैप्टर पढ़ेंगे साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश, साझेदार की मृत्यु, तो वहां पे जो भी लाभ या हानि होगी वो पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो आपने देखा कि 80,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किए गए, वो फर्म के लिए कहीं ना कहीं हानि है। और अगर वो हानि है तो हानि को साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। और आप सोचिए, जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे तो साझेदार की पूंजी बढ़ेगी घटेगी? तो आप लोगों ने सीखा, लाभ होने पे साझेदार का पूंजी बढ़ता है, तो हानि होने पे क्या होगा? घटेगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, उसी 80,000 रुपए को उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट के जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे जो हानि का अमाउंट था, रिवैल्यूएशन, वही रिवैल्यूएशन। ठीक है, नरेशन हो जाएगा, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इससे अलग कोई भी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर नहीं है। अच्छे से पढ़ के, नोट करके, समझ के रखिएगा। 4 चैप्टर में सेम यही कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होना है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, प्लस आगे प्रवेश, अवकाश और मृत्यु के भी चैप्टर में सेम यही कॉन्सेप्ट आना है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। कंफ्यूजन हो रहा तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले कॉल करके कंफ्यूजन को पूछिए, फिर आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और जो भी हमारे प्रिय छात्र हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, वो अगर हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं बट सारे वीडियो उन्हें सीक्वेंस से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे संस्था के साथ जुड़ जाएं। आपको सारा वीडियो सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए। एकदम नाम मात्र की फीस है, इतनी सस्ती फीस कहीं नहीं मिलेगी। एकदम सस्ती फीस में आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। आप परचेज करिए और वहां से आपको सारे वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। आपका कोर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ते हैं तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिलेबस समय से पहले खत्म किया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा, बोर्ड पेपर से पहले सारी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर पेड बैच के रूप में आना चाहते हैं तो वहां से जाकर के आ सकते हैं, जैसा प्रोसेस आपको बताया गया। बाकी अगली क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में नए माइंड के साथ रिफ्रेश होकर के आप फिर से आए, फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए।